हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिनेश मैथमेटिक्स। आज आप लोग को हम पढ़ाएंगे फिजिक्स। फिजिक्स में चौथा लेसन चलेगा जिसमें है विद्युत धारा के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? विद्युत धारा के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विद्युत धारा को इंग्लिश में कहा जाता है इलेक्ट्रिसिटी। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिसिटी। तो विद्युत धारा क्या है, किसे विद्युत धारा कहेंगे, विद्युत धारा में क्या क्या चीजें पढ़नी है, इस सारी बात को हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तो विद्युत धारा थोड़ा विद्युत धारा पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग आवेश के बारे में चर्चा कर लेते हैं, है ना। आवेश क्या होता है? आवेश देखिए, जब कोई दो वस्तु आपस में घिसते हैं या रगड़ाते हैं, या हम बोल सकते हैं रगड़ खाते हैं, तो उन दोनों पर एक दूसरे पर विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। जब कोई भी दो वस्तु एक दूसरे को क्या करते हैं, आपस में रगड़ खाते हो या घिस रहे होते हैं, तो उन दोनों वस्तु पर एक दूसरे के विपरीत आवेश उत्पन्न होता है। कोई एग्जांपल के लिए हम बता रहे हैं, ए और बी कोई दो वस्तु है और ये दोनों वस्तु को हम घिस रहे हैं। दोनों वस्तु क्या कर रहे हैं? हम घिस रहे हैं। तो दोनों वस्तु में से एक पर घन आवेश होगा, एक पर ऋण आवेश उत्पन्न होगा। एक पर घन आवेश और एक पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है। तो ये घिसने के वजह से इसमें आवेश उत्पन्न होता है। क्या होता है? तो आवेश है क्या, पहले हम लोग जानेंगे कि आवेश किसे कहेंगे। देखिए, आवेश किसे कहेंगे? जब कोई भी दो वस्तु आपस में घिसते या रगड़ खाते हैं, तो उनमें एक बल काम करता है। ये क्या काम करता है? उसी बल को हम लोग आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? उसी बल को क्या कहा जाता है? आवेश कहा जाता है। आवेश दो प्रकार के होते हैं, एक घन आवेश होता है, एक ऋण आवेश। आवेश के प्रकार कितने? दो। पहला होता है घन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश होता है। तो याद रखिएगा आप लोग, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो, घन आवेश और ऋण आवेश। एक वस्तु अगर सिंगल वस्तु हो तो उस पर कभी भी आवेश उत्पन्न नहीं होगा। एक वस्तु पर आवेश उत्पन्न नहीं होता है। कोई मान ले कि कोई ऑब्जेक्ट मेरे पास ए है, तो सिर्फ ए चाहेगा कि हम पर आवेश आ जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि केवल ए पर आवेश उत्पन्न होगा। अगर ए के साथ कोई दूसरा वस्तु होगा और दोनों आपस में घिसेंगे या रगड़ खाएंगे, तब आवेश उत्पन्न हो सकता है, लेकिन ऐसे उत्पन्न नहीं हो सकता है। ठीक है। अब बात हम लोग करेंगे घन आवेश और ऋण आवेश, है ना। घन आवेश और, तो देखिए, ये दोनों वस्तु आपस में रगड़ खा रहे हैं, ए और बी। तो यहाँ पर दोनों में से एक जो है से घटना क्या घटेगा, या तो ए में से इलेक्ट्रॉन जो होगा से बी में जा रहा होगा, या बी में से ए में जा रहा होगा। दोनों में से एक काम तो जरूर हो रहा होगा, या तो ए से बी में जाए या बी से ए में जाए, है ना। तो ये घटना तो होगा ही। तो देखिए, अगर ए से बी में इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, घिसेगा, तो इसका कुछ न कुछ रेशा तो ये लेगा ना, कि नहीं लेगा। तो यदि ए से बी में जा रहा होगा, तो ए पर प्लस चार्ज और बी पर माइनस चार्ज होता है। क्योंकि आप लोग को हम धातु और अधातु वाला लेसन में पढ़ा चुके हैं कि इस पर प्लस चार्ज क्यों आता है, जो इलेक्ट्रॉन त्यागता है उस पर प्लस चार्ज क्यों आता है, और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उस पर माइनस चार्ज क्यों आता है। ये बात हम बता चुके हैं। अगर आप लोग क्लास नहीं किए हैं, उस दिन क्लास नहीं किए थे, तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर देख सकते हैं। धातु और धातु सर्च कीजिएगा, उसमें आपको डिटेल मिल जाएगा। ठीक है।
तो देखिए आप लोग को वहां बताया गया था कि जब भी कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उस पर एक आवेश उत्पन्न होता है, आयन का निर्माण करता है, वह घन आयन का निर्माण कर लेता है। कौन सा आयन का निर्माण करता है? उसी को हम लोग यहाँ घन आवेश कहते हैं। क्या बोलते हैं? और जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसको क्या बोलते हैं? ऋण आवेश बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऋण आवेश बोलेंगे। तो घन आवेश क्या है जी? घन आवेश किसे कहेंगे? देखिए देखो, दो तत्व होंगे, दो कोई पदार्थ होंगे, दो पदार्थ में से एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जब कोई कण जा रहा होगा तो जिसमें से जा रहा हो उसको हम लोग घन आवेश कहते हैं, और जो ग्रहण कर लेता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऋण आवेश कहते हैं। याद रहेगा? आप यहाँ बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन त्याग कर कोई पदार्थ घन आवेशित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर कोई पदार्थ ऋण आवेशित हो जाता है। याद रखिएगा ना। क्या बोले? इलेक्ट्रॉन खोकर या इलेक्ट्रॉन त्याग कर कोई भी पदार्थ घन आवेशित हो जाता है। जैसे मैं यहाँ से ए इलेक्ट्रॉन त्याग रहा था तो ए पर प्लस चार्ज आ रहा है, और बी कोई पदार्थ इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब उस पर ऋण आवेश उत्पन्न होता है, तो उसको ऋण आवेशित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लेकिन अगर यहाँ हम बात करते हैं, दूसरा पिक्चर में देख लीजिए, अब बी से ए की ओर आ रहा है तो बी पर प्लस हो जाएगा और ए पर माइनस होगा। कब? जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से छोड़ करके इसमें आएंगे तब। समझ में आ रहा ना? देखिए इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज को बोलते हैं, ठीक है ना। एक में माइनस आता, माइनस चार्ज निकल के दूसरा में चला जाता है, प्लस में नहीं, प्लस की ओर जा रहा है ना। ये माइनस पहले से था और माइनस आ रहा है इसमें तो कोचिंग हो जाएगा। जैसे मेरे पास 10 रुपया कर्जा है, 10 रुपया मेरे पास क्या है? कर्जा है। एक में से 1 रुपया कर्जा निकाल करके हम बी को दे दिए। किसको दे दिए? बी को। तो हम -9 की ओर आ गए अब कि नहीं आ गए? तो हम प्लस की ओर बढ़ रहे हैं ना। अब ये कर्जा ले रहा है तो माइनस की, पहले कुछ नहीं था, -1 रुपया आ गया इसमें, है ना। तो ये माइनस की ओर जा रहा है। तो जो इलेक्ट्रॉन त्याग देगा उस पर प्लस चार्ज, जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा उस पर माइनस चार्ज रहेगा। समझ में आ गया ना? कोई डाउट है? नहीं। अब आगे बढ़ते हैं, क्लीन करते हैं इसको। देखो परमाणु जो होते हैं ना, जो हम परमाणु पढ़ेंगे, परमाणु विद्युत उदासीन होता है, उस पर कोई आवेश नहीं होता है। जब तक इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा नहीं या ग्रहण नहीं करेगा तब तक कोई आवेश। तो परमाणु को विद्युत उदासीन कहा जाता है। परमाणु क्या होते हैं? यानी उस पर कोई चार्ज नहीं रहता है, न प्लस चार्ज और नहीं माइनस चार्ज, कोई चार्ज नहीं होता उस पर। क्यों? क्योंकि वो तो न तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया हुआ रहता है और नहीं त्याग किया हुआ रहता है। और जब तक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण नहीं करेगा या त्याग नहीं करेगा तब तक कोई आवेश उत्पन्न होगा? कोई आवेश उत्पन्न नहीं होगा। इसलिए परमाणु को विद्युत उदासीन कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में आ सकता है कि परमाणु को विद्युत उदासीन क्यों कहते हैं, अति लघुत्तरीय प्रश्न में पूछा जा सकता है कि परमाणु को विद्युत उदासीन क्यों कहा जाता है। तो हम बोलेंगे परमाणु न तो इलेक्ट्रॉन त्यागता है और नहीं ग्रहण करता है, इसलिए वो विद्युत उदासीन होता है। क्या होता है? अगर आयन की बात करते हैं, परमाणु आयन में बदल जाता है। कब? जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है या त्याग करता है। और जब इलेक्ट्रॉन ग्रहण या त्याग करेगा तो उस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। क्या उत्पन्न होगा? आवेश उत्पन्न हो जाएगा। ठीक है, तो आवेश आप लोग अच्छा समझिए। आवेश कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार, घन आवेश और ऋण आवेश। अगर ये समझ में आ रहा होगा तभी आगे समझ में आएगा। अब हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत धारा पर। किस पर चर्चा करेंगे? विद्युत धारा। तो विद्युत धारा पढ़ने से पहले एक बात और सुन लीजिए, आवेशित संरक्षण का सिद्धांत क्या है? आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है? क्वेश्चन पूछ सकता है आवेश संरक्षण का सिद्धांत क्या है, तो क्या बोलेगा? आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता और नहीं नष्ट किया जा सकता है। आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है नहीं नष्ट, इसी को हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। इसी क्या बोलते हैं? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहते हैं। अब हम लोग देखेंगे यहाँ पर विद्युत धारा। विद्युत धारा क्या है?
धारा का मतलब आप समझ रहे हो, जब कोई चीज लगातार प्रवाह होता है, लगातार बहता है, तो उसका धारा बोलते हैं। जैसे कि पानी, डैम जो होता है, डैम को जब दरवाजा खोल दिया जाता है तो उसमें पानी लगातार बहते रहता है, तो बोलते हैं पानी का धारा है। क्या है? अगर खून लगातार बह रहा हो तो बोले खून की धारा है। महाभारत में सुनते होंगे आप लोग, जब देखते होंगे तो कि खून की धारा बह गई, नदियां बह गई, होता है ना। तो खून अगर लगातार बह रहा हो तो खून की धारा, पानी बह रहा हो तो पानी की धारा, दूध बह रहा हो तो यहाँ पर विद्युत बह रहा होता है, विद्युत नहीं, यहाँ पर विद्युत के रूप में आवेश का प्रवाह होता है। किसका प्रवाह होता है? विद्युत के रूप में किसका प्रवाह होता है? आवेश का प्रवाह होता है ना। तो ये विद्युत धारा किसे कहेंगे? आवेश के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहा जाता है। आवेशों के सतत प्रवाह को क्या बोलेंगे? विद्युत धारा। तो इसको लिखेंगे कैसे? किसी चालक तार में आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। किसी चालक तार में आवेशों के सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं। तो मान लिया जाए कि ये मेरे पास चालक तार है, इस चालक तार में अगर आवेश लगातार प्रवाह होता है, लगातार क्या हो रहा होता है? प्रवाहित होता रहता है, तो हम बोलेंगे कि इसमें विद्युत धारा प्रवाहित हो रहा है। क्या प्रवाहित हो रहा है? तो समझ में आ गया? किसी भी चालक तार में आवेशों के, यहाँ पर घन आवेश और ऋण आवेश दोनों होते हैं, घन आवेश और ऋण आवेश दोनों होते हैं। तो बोले किसी चालक तार में आवेशों के सतत का मतलब लगातार, सतत का मतलब क्या होता है? तो सतत प्रवाह को विद्युत धारा कहेंगे। क्या कहेंगे? यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना बाबू, इलेक्ट्रॉन आयन के रूप में प्रवाहित होते हैं। किसके रूप में? आयनित हो जाते हैं इलेक्ट्रॉन, धन आयन या ऋण आयन के रूप में इसमें प्रवाहित होते हैं। समझ में आ गया? यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं किसके रूप में होते हैं? आयन के रूप में। क्लियर है ना? क्योंकि उस पर आवेश उत्पन्न होता है, तो आवेशित होता, आयन उत्पन्न हुआ ना, घन आयन और ऋण आयन। तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो आयन के रूप में होता है। किसके रूप में होता है? क्लियर है ना? अब देखिए यहाँ पर एक नया नाम आ गया, चालक तार। चालक तार। तो देखिए विद्युत धारा प्रवाहित या प्रवाह के हिसाब से वस्तु दो प्रकार के होते हैं, एक चालक होते हैं, एक अचालक होते हैं। चालक और अचालक। अचालक को कुचालक बोलते हैं, चालक, और दूसरा कुचालक या अचालक बोलते हैं। विद्युत रोधी भी इसको बोलते हैं, विद्युत रोधी भी इसको ही कहा जाता है। कंडक्टर, नॉन कंडक्टर, ये है ना। चालक को कंडक्टर और अचालक को नॉन कंडक्टर बोलते हैं। और विद्युत रोधी रहेगा तो लिख देना है इंसुलेटर, है ना। चलिए आगे देखिए, अब चालक तार या चालक कहेंगे किसको, और कुचालक या अचालक किसे कहेंगे हम लोग? तो वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है, वैसा पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित होती है उसे हम लोग चालक पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं? जैसे में तांबा, लोहा, है ना जी, चांदी, सोना, ये सब क्या है? ये सब चालक पदार्थ है। क्या है? तो यहाँ पर जो आप देख रहे हैं, लोहा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, एक धातु है। ये सब क्या है? तो यहाँ पर जितने भी धातु की विशेषता में आपको बता दिया गया था कि सभी धातु विद्युत का सुचालक होते, विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक तो बताया गया था ना। तो यहाँ उन्हीं धातुओं की चर्चा कर रहे हैं हम। सभी में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। अब क्यों होती है आगे हम बताएंगे, है ना। विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है ये हम आगे बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, अचालक पदार्थ या कुचालक वह पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। वह पदार्थ जिससे होकर विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होते उसे क्या बोलेंगे? कुचालक बोलते हैं। जिसमें लकड़ी, कांच, रबर, मोम,
ये सब क्या है? ये सब अचालक पदार्थ है। क्या है? यानी इन सभी पदार्थों में धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है, विद्युत धारा प्रवाहित, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? अचालक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिए, चालक को ही सुचालक कहा जाता है। चालक को ही क्या कहते हैं? सुचालक। और अचालक को कुचालक कहते हैं। सुचालक और कुचालक, तो जो आप चालक के डिफिनेशन दे रहे हैं, डिफाइन कर रहे हैं, उसी प्रकार सुचालक को भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं है। देखिए, यहां पर आपसे अब क्वेश्चन पूछा जा सकता है, सुचालक और कुचालक पदार्थ में अंतर लिखें। तो बोलेंगे सुचालक वैसे पदार्थ को कहते हैं जिससे होकर विद्युत धारा आसानी से प्रवाहित हो जाती है, और कुचालक वैसे पदार्थ जिससे विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है। उदाहरण में दे दीजिए, नाम दे दीजिए ना। धातु को लिख दीजिएगा आप, उसमें धातु को लिख देना है चालक में, और अधातु को लिख देना है। अच्छा, एक बात और है, सभी अधातु विद्युत का कुचालक नहीं होते हैं। सभी अधातु विद्युत का कुचालक, जैसे ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट एक कार्बन का अपरूप है, कार्बन का एक अपरूप है। तो कार्बन अधातु है, तो ग्रेफाइट भी अधातु होगा। तो यहाँ पर ग्रेफाइट जो होगा अधातु वाला श्रेणी में, इसको अपवाद में रखा जाता है। किस में रखा जाता है? क्योंकि अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। अधातु होते हुए विद्युत क्या होता है? वो सुचालक होता है, इसलिए उसको अपवाद में रखा गया है। क्लियर है? तो विद्युत धारा आप लोग समझ गए, चालक अचालक भी समझ में आ गया। अब हम लोग पढ़ेंगे विद्युत विभव। क्या पढ़ेंगे? देखिए, नमी युक्त हवा और पृथ्वी दोनों ही विद्युत का सुचालक है। दोनों ही क्या है? विद्युत का सुचालक, लेकिन नमी युक्त होना चाहिए। ठीक है? और चिकनी मिट्टी आप लोग देखे होंगे, बिजली के तार वाला में लगा हुआ रहता है ना। चिकनी मिट्टी विद्युत रोधी होता है, इसलिए बिजली के खंभे में इसका प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, चिकनी मिट्टी का प्रयोग क्यों होता है, चीनी मिट्टी का प्रयोग क्यों करते हैं? तो बोले चीनी मिट्टी जो होता है विद्युत रोधी होता है। ठीक है, उसमें करंट सप्लाई नहीं हो सकता है, करंट सप्लाई नहीं हो सकता है। हम लोग आवेश के बारे में चर्चा कर चुके थे कि घन आवेश और ऋण आवेश क्या होता है, किए ना। अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे, तो घन आवेश और ऋण आवेश देखिए ध्यान से। सजातीय आवेश जो होते हैं एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। सजातीय आवेश एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं, है ना। तो कभी भी दो सजातीय आवेश होंगे, जैसे में दोनों ही पर प्लस आवेश होगा, तो दोनों एक दूसरे को विकर्षित करेगा। दोनों एक दूसरे को क्या करेगा? अगर कोई दो वस्तु x और y है, x और y कोई दो वस्तु है, दोनों वस्तु पर ही प्लस चार्ज है या दोनों पर माइनस चार्ज है, ये सजातीय आवेश हुआ, समान आवेश इसको भी बोलते हैं। तो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ये दोनों कभी नहीं चाहेगा कि हम लोग दोनों एक जगह जमा हो जाए, इकट्ठा हो जाए। ये एक दूसरे को इन लोग दोनों क्या करेंगे? विकर्षित करेंगे। उसी तरह प्लस वाला भी आपस में नहीं चाहेगा कि हम लोग दोनों एक जगह हो जाए। तो ये दोनों एक दूसरे को ये इधर की ओर बल लगाता है, तो ये वाला से इधर की ओर बल लगाता है, और एक दूसरे को क्या करते हैं? विकर्षित करते हैं। लेकिन अगर बात कही जाए एक पर प्लस चार्ज और एक पर माइनस चार्ज हो, यानी असमान आवेश है। क्या है? असमान आवेश रहेगा, तो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो आप लोग क्या देखें अभी, दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं और दो असमान आवेश एक दूसरे को आकर्षित कर रहा है। प्लस वाला माइनस वाला को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या करता है? अपनी ओर इसको क्या करेगा? आकर्षित करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप लोग, दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करेंगे, इसको प्रतिकर्षित भी बोलते हैं। ठीक है ना। और दो असमान आवेश, या दोनों प्लस भी रहेगा तो भी प्रतिकर्षित होगा या विकर्षित होगा,
और दोनों माइनस रहेगा तो भी विकर्षित होगा। और यहाँ पर अगर असमान हो आवेश, एक पर प्लस और एक पर माइनस आवेश हो, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करते हैं। यानी प्लस वाला माइनस वाला को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित, अट्रैक्टिव करता है, उसको खींचता है, उसको एक दूसरे को क्या करते हैं, असमान आवेश वाले एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्लियर है। अब यहाँ पर आप लोग देखिए कि x और y दो वस्तु थे, दोनों पर प्लस होता तो प्रतिकर्षित, दोनों पर माइनस हो तो भी प्रतिकर्षित, लेकिन एक पर माइनस एक पर प्लस हुआ तो एक दूसरे को आकर्षित किए। अब हम लोग चर्चा करेंगे विद्युत विभव पर। विद्युत विभव क्या है? तो विद्युत विभव को पढ़ने से पहले थोड़ा सा आप लोग विद्युत क्षेत्र जान लीजिए। विद्युत क्षेत्र क्या है, किसे कहते हैं? तो देखिए विद्युत क्षेत्र जो होता है, जितना एरिया विद्युत अपना कवर कर लेता है, अपना प्रभाव दिखाता है, वह उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अगर कोई वस्तु का विद्युत एरिया इतना है, इतना दूर तक वो क्या कर रहा है, अपना प्रभाव डाल रहा है ना, तो उसका विद्युत एरिया देखिए ये वाला हो गया। ऐसे अगर होगा तो ये इसका विद्युत एरिया हो गया। इतना दूर तक, इतना क्षेत्र तक कोई भी तार लाते हैं और इतना दूर तक अपना प्रभाव दिखाना है, तो यह इसका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समझ में आ गया। तो विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कि कोई प्लस चार्ज है, कोई क्या है, और विद्युत क्षेत्र के इधर वाला जो एरिया आप देख रहे हैं इसको अनंत कहेंगे। क्या बोलेंगे इसको? अनंत कहेंगे। ये दोनों समझ में आ गया। ये आपका विद्युत क्षेत्र हो गया और ये क्या हो गया, इसके लिए अनंत हो गया, क्योंकि इसके बाहर में वो काम कर ही नहीं सकता है। और जब इसके बाहर में वो अपना प्रभाव नहीं दिखाता है तो वह क्षेत्र को अनंत कह दिया जाता है। क्या कह दिया जाता है? क्लियर है ना। जितना क्षेत्र तक विद्युत अपना प्रभाव डालता है वह विद्युत का क्षेत्र कहलाता है, और उसके बाहर वाला जो भी एरिया आएगा, जो भी क्षेत्र आएगा, उसको हम लोग अनंत कहेंगे। समझ में आ गया। तो मान लीजिए कि यहाँ पर कोई प्लस चार्ज है, कोई क्या है, प्लस चार्ज है, और यहाँ पर भी कोई प्लस चार्ज है। ध्यान समझिएगा। लाइट कट गया ना, चलिए। तो अनंत पर भी प्लस चार्ज है और यहाँ भी क्या है, प्लस चार्ज है। ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र के बाहर तक ये वाला प्लस चार्ज यहाँ से यहाँ आ सकता है, यहाँ से आता है, आ सकता है। ये तो क्लियर है आप। लेकिन अगर इसके अंदर आना चाहेगा तो अभी अभी हम पढ़ाए हैं कि दो समान आवेश एक दूसरे को विकर्षित करते हैं, यानी एक दूसरे को दूर हटाते हैं, है ना। तो ये अगर चाहेगा कि हम इसके पास या इस क्षेत्र में कहीं पे भी आ जाए तो ये वाला प्लस चार्ज आने देगा क्या? नहीं आने देगा। क्या आने देगा? नहीं आने देगा, क्योंकि ये कभी नहीं चाहेगा कि ये मेरे वाला एरिया में आ जाए, मेरे वाला एरिया में ये आ जाए, ये नहीं चाहेगा। जैसे एक जंगल होता है, एक जंगल का राजा शेर होता है ना, तो क्या दूसरा शेर को आने देना वो चाहेगा कि यहाँ पे मेरे क्षेत्र में कोई दूसरा शेर भी रहे? नहीं चाहेगा। वो चाहेगा कि इसको हम भगा दें, चाहे जैसे भी भगाएं। तो जैसे ही यहाँ पर इसके संपर्क में ये आना चाहता है, यहाँ पर एक बल काम करने लगता है, और वह बल इसको क्या करना चाहता है? हटाना चाहता है। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि इसको यहाँ पर लाएं, यहाँ पर लाएं, कहीं पे इस क्षेत्र में लाएं, क्षेत्र में कहीं पर लाना चाहते हैं। तो जब आप लाना चाहिएगा तो इस पर क्या दिखाना होगा आपको? जबरदस्ती एक बल लगाना होगा, और उस बल द्वारा यहाँ से उठा कर फिर हम यहाँ लाएंगे। एक बाहर से बल लगाए। तो आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे विस्थापन के बारे में या कार्य के बारे में पढ़े होंगे। कार्य, जब कोई वस्तु पर बल लगाकर विस्थापित किया जाता है तो फिजिक्स उसको कार्य कहता है। क्या बोलता है? तो यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको बल लगाना पड़ा ना, तो इस बल को क्या कहेंगे हम लोग? कार्य कहेंगे। क्या कहेंगे? अगर ये समझ में आ रहा होगा तभी ये विद्युत विभव समझ में आएगा, अन्यथा समझ में आने वाला नहीं है। तो देखिए हम एक प्रकार का यहाँ काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इस बिंदु को यहाँ से यहाँ तक लाने में क्या कर रहे हैं? हम काम कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। तो अगर ये समझ में आ गया
अब देखिए अगर इस बिंदु को यहाँ लाना होता हमको तो यहाँ से यहाँ तक काम करना पड़ता ना बाबू, कार्य करते ना हम। तो इसकी अपेक्षा में ज्यादा यहाँ कार्य होगा और ये क्या होगा, कम कार्य होगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक लाने में हमको ज्यादा देर तक बल लगाना होगा, ज्यादा बल लगाना होगा, और यहाँ तक लाने में कम बल लगाना होगा, है ना। तो किसी वस्तु को बल द्वारा विस्थापित यदि कर दिया जाए तो वह कार्य कहलाता है। क्या कहलाता है? अब देखिए आप विद्युत विभव बहुत आसानी से समझ लीजिएगा कि विद्युत विभव है क्या। विद्युत विभव बहुत आसानी से आप लोग को समझ में आ जाएगा। इसको क्लीन करते हैं। इस समझ में आ गया ना कि अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए किसी भी पॉजिटिव चार्ज को, घन आवेश को अनंत से विद्युत क्षेत्र में लाने के लिए एक प्रकार का कार्य करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? और यही कार्य क्या कहलाता है? विद्युत विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? जितना हमको कार्य करना पड़ता है वही क्या कहलाता है? अब देखिए विद्युत विभव का डेफिनेशन सुन लीजिए आप लोग। इसको पहले क्लीन करते हैं। सुनिए, विद्युत विभव क्या है? प्रति एकांक घन आवेशित कण को, प्रति एकांक घन आवेशित कण को, ध्यान सुन लीजिए, प्रति एकांक घन आवेशित कण को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। ये माने विद्युत क्षेत्र है तो ये अनंत होगा। इस अनंत प्रति एकांक घन आवेश, मानो एक पॉजिटिव चार्ज को, एक पॉजिटिव, प्रति मतलब एक होता है, एकांक मतलब एक, समझ में आया ना। प्रति एकांक घन आवेश को इस क्षेत्र में कहीं पे भी किसी बिंदु पर लाने में जो कार्य करना पड़ता है उसी कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं? विद्युत विभव बोलते हैं। डिफाइन कर लीजिए आप लोग, इसको नोट कर लीजिए। लिखेंगे किसी, सॉरी, एकांक घन आवेश, देखिए एकांक घन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। एकांक घन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किए गए कार्य को विद्युत विभव कहते हैं। तो आप अच्छे समझ रहे होंगे। एकांक घन आवेश को क्या कर रहे हैं? अनंत से विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ा है उसी क्या बोल रहे हैं हम लोग? विद्युत विभव कहते हैं। अब देखो विभव बराबर सूत्र क्या होता है, याद रखिएगा इसको। देखिए विद्युत विभव बराबर होता है कार्य बटा आवेश, कार्य बटा आवेश। तो ध्यान से सुनिए, विभव बराबर, विभव को हम लोग V से सूचित करते हैं। क्या जिससे? और कार्य को W से और आवेश को Q से, है ना। V बराबर क्या होता है? W/Q, है ना। अब देखिए अगर विभव को एसआई मात्रा ज्ञात करना तो कैसे ज्ञात करेंगे? ये इसका फॉर्मूला हुआ निकालने का सूत्र, ठीक है। अगर हम लोग चाहे तो वर्ग बराबर क्या लिख सकते हैं? वर्ग बराबर लिख सकते हैं VQ। क्या लिख सकते हैं? VQ। तो इसको हम बाद में बताएंगे, अब इसको छोड़ दीजिए, आगे देखिए। तो इसका एसआई मात्रा कैसे निकालते हैं? इसी से एसआई मात्रा निकल जाएगा, इसी से एसआई मात्रा ज्ञात किया जा सकता है। तो V बराबर क्या होगा? देखिए विभव का वो हम लोग एसआई मात्रा वोल्ट होता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रा क्या होता है? वोल्ट। याद रखिएगा, विभव का एसआई मात्रक क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? और कार्य का एसआई मात्रक, एसआई मात्रक जूल होता है। क्या होता है? तो जूल को हम लोग जे लिखते हैं। क्या लिखते हैं? अच्छा, उसके बाद आवेश, आवेश का एसआई मात्रक
गुलाम होता है, इसको हम लोग क्या लिखते हैं? सी लिखते हैं। क्या लिखते हैं? यहाँ तक हम फॉर्मूला, अगर ये याद होगा तो ये बन जाएगा। इसको क्लीन ही कर देते हैं ना। तो भी बराबर क्या है? ये भी क्या है? विभव का एसआई मात्रक, विभव का एसआई मात्रक, और कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल। और यहाँ पर आवेश का एसआई मात्रक होता है भी, गुलाम यानी सी। तो भी बराबर होगा जे बाई सी। इसको अगर ऊपर ले जाना चाहते हैं हम लोग सी को ऊपर, तो जे और सी पर -1 आ जाएगा। और इसका एक नाम दिया था, इसका या इसका बोल लीजिए, एक नाम दिया था वोल्ट। क्या नाम देता है? वोल्ट, है ना? अच्छा, दिख नहीं रहा है। इसको हम लोग क्या नाम देते हैं? वोल्ट नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? वोल्ट। अब वोल्ट को क्या जैसे लिखते हैं? तो आप बता दीजिएगा विभव का एसआई मात्रा क्या होगा? वोल्ट होगा। क्या होगा? कोई दिक्कत है? देखिए विद्युत विभव का एसआई मात्रा वोल्ट आ ना गया कि नहीं आया? तो आप इसको विद्युत विभव का एसआई मात्रा क्या बोलेगा? वोल्ट बोलिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, विद्युत विभव का एसआई मात्रा क्या होता है? तो क्या बोलेंगे हम लोग? वोल्ट बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक बात और सुन लीजिए आप लोग। अगर एकांक घन आवेश को एक बिंदु से यानी अनंत बिंदु से उस बिंदु तक जो कार्य करना पड़ता है वही विद्युत विभव है, यानी V बराबर W होगा। V बराबर क्या होगा? कैसे? एकांक घन आवेश का मतलब क्या बोले हम? एक आवेशित कण को, एक आवेशित कण, तो एक ही आवेश ना होगा। तो V बराबर क्या होगा? W होगा कि नहीं होगा? V बराबर W नहीं होगा, एक से भाग कराएंगे हम तो क्या होगा? W ही ना होगा। V बराबर W। तो देखिए यहाँ पर इस बात को याद रखिए, एकांक घन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है वो कार्य के बराबर कौन होता है? विद्युत विभव होता है। कार्य और विद्युत विभव दोनों क्या होगा? बराबर होगा। दोनों क्या हो जाएंगे? क्या? जब एकांक घन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में जो कार्य करना पड़ता है, कार्य करना पड़ेगा तब। क्लियर है ना? चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। 1 वोल्ट क्या होता है? 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? देखिए यहाँ जो क्वेश्चन है, 1 वोल्ट से आप क्या समझते हैं? 1 वोल्ट कहेंगे किसको? तो देखिए 1 कूलाम घन आवेश को, 1 कूलाम घन आवेश को फिर से सुन लीजिए। एकांक घन आवेश को एक बिंदु से उस बिंदु तक यानी अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़े तो उसे हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? या एक घन आवेश को अनंत बिंदु से उस बिंदु तक लाने में यदि 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो हम उसे 1 वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? तो जैसे कि आप लोग देखे होंगे विभव बराबर क्या होता है? विभव बराबर कार्य बटा आवेश होता है। ठीक है? तो यहाँ विद्युत विभव को भी लिखेंगे। आवेश 1 कूलाम आवेश है और ये क्या है? सॉरी 1 जूल का कार्य हो रहा है ना, 1 जूल का कार्य हो रहा है। क्या? कितना में? 1 कूलाम आवेश को लाने में, 1 कूलाम घन आवेश को लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ रहा है। तो अगर इसको हम काटेंगे तो 1 J/C होगा। आवेश जो होगा वो नीचे ही ना होता जी, यानी 1 जूल बटा कार्य। अब देखिए 1 जूल बटा कार्य का नाम हम दिए थे वोल्ट। क्या नाम दिए थे? तो 1 वोल्ट आना गया, 1 वोल्ट आया कि नहीं आया? तो आप लोग इससे डिफाइन कर सकते हैं, यदि 1 कूलाम आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में 1 जूल का कार्य करना पड़ता है तो उसे हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। क्या बोलते हैं? 1 वोल्ट कहते हैं। समझ में आ गया ना? देखिए 1 कूलाम घन आवेश को यदि अनंत से
उस किसी बिंदु तक लाने में जो 1 जूल का यदि काम करना पड़ जाए तो उसे हम लोग 1 वोल्ट कहते हैं। ये समझ में आ गया। अगर वो अनावेशित वस्तु होते हैं, कोई क्या ना अनावेशित हो, तो अनावेशित वस्तु को विद्युत क्षेत्र या किसी क्षेत्र में ले जाने के लिए कोई कार्य नहीं करना पड़ता है, कोई कार्य नहीं करना पड़ता है। तो हम बोल सकते हैं कि अनावेशित वस्तु का विद्युत विभव शून्य होता है। क्या होता है? अनावेशित यानी कोई वस्तु है जिस पर कोई आवेश ही नहीं है। एक वस्तु है जिस पर कोई आवेश नहीं है तो उसको अनावेशित वस्तु कहेंगे। तो उस अनावेशित वस्तु को यदि हम विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु तक ले जाते हैं तो उस पर हमको कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा, कोई कार्य नहीं करना पड़ेगा। तो इस स्थिति में हम कह सकते हैं कि अनावेशित वस्तु का विद्युत विभव कितना होगा? शून्य होगा। क्या होगा? जब हम कार्य ही नहीं करेंगे तो विद्युत विभव उत्पन्न होगा? नहीं होगा। तो अनावेशित वस्तु पर विद्युत विभव क्या होता है? शून्य होता है। अनावेशित वस्तु का विद्युत विभव शून्य होता है। लेकिन क्यों होता है? क्योंकि अनावेशित वस्तु, मान लिया जाए सपोज कि ये आपका क्या था? विद्युत क्षेत्र था, इसमें प्लस चार्ज था, है ना, माइनस भी हो सकता है, कोई नहीं प्लस ही रहे, तो प्लस चार्ज था। अब यहाँ पर कोई कण है जिस पर कोई आवेश ही नहीं है, ए कोई कण है जिस पर कोई आवेश नहीं है। तो जब कोई आवेश नहीं है तो यहाँ से यहाँ तक कहीं विद्युत क्षेत्र किसी भी बिंदु तक ये जा सकता है। विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु तक क्या सकता है? इसके लिए हमको कोई काम नहीं करना पड़ता है। तो जब हम कोई काम नहीं किए तो विभव उत्पन्न होगा? विभव उत्पन्न नहीं होगा। तो यहाँ 1 वोल्ट लिख दीजिए ना, विद्युत विभव उत्पन्न नहीं होता है। तो ऐसे स्थिति में कहेंगे कि अनावेशित वस्तु या कण का विद्युत विभव शून्य होता है। कितना होता है? क्योंकि देखिए V बराबर आप लोग क्या जानते हैं? J/C। V बराबर क्या जानते हैं? J/C जानते हैं ना। तो कार्य हम नहीं किए तो उसका मान कितना? आवेश कितना भी हो, कोई आवेश तो है नहीं, इस पर आवेश है तो आवेश कितना भी नहीं, सॉरी आवेश नहीं तो आवेश भी कितना, इसका मान क्या आ गया? तो विद्युत विभव कितना उत्पन्न हुआ? शून्य हुआ। आवेश क्यों नहीं उत्पन्न हुआ? क्योंकि ये क्या है? अनावेशित है, इस पर कोई चार्ज ही नहीं है, कोई चार्ज नहीं है। तो इसका विद्युत विभव कितना होगा? शून्य होगा। उसी प्रकार घनावेशित कण का विद्युत विभव धनात्मक होती है। घनावेशित कण का विद्युत विभव धनात्मक और ऋणावेशित वस्तु का विद्युत विभव ऋणात्मक होती है। याद रखिएगा, घनावेशित कण का विद्युत विभव धनात्मक और ऋणावेशित वस्तु का विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे विभवांतर। क्या पढ़ेंगे? विभवांतर। पहले इसको क्लीन कर लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिए। अनावेशित वस्तु का विद्युत विभव शून्य होता है। अनावेशित वस्तु का विद्युत विभव शून्य होता है। ये पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट लिखिए, घन आवेशित वस्तु का विद्युत विभव धनात्मक होती है। घनावेशित वस्तु का विद्युत विभव धनात्मक होती है। अब तीसरा पॉइंट लिखिए, ऋणावेशित वस्तु का विद्युत विभव ऋणात्मक होती है। ऋणावेशित वस्तु का विद्युत विभव ऋणात्मक होती है। देखिए लिखा हुआ, कोई वस्तु विद्युत का चालन कैसे करता है, यानी किसी वस्तु में विद्युत प्रवाहित कैसे होता है, इसको समझ लीजिए। तो सबसे पहले वो धातु होना चाहिए। पहला केस क्या होना चाहिए? धातु। क्योंकि धातु में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण वो विद्युत का सुचालक होते हैं। तो देखिए, मान लिया जाए कि ये जो है से धातु है, ये क्या है? इतना मोटा होता नहीं है, समझ लीजिए। तो यहाँ पर ये धातु है, तार इतना मोटा बना जाता है, ये हम समझाने के लिए बता रहे हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन इसमें घूमते रहते हैं। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जब घूमते हैं तो आप यहाँ पर तुम लोग जानते हो कि मुक्त इलेक्ट्रॉन जब घूमेगा तो इसमें क्या होगा? विद्युत उत्पन्न होगा। तो विद्युत उत्पन्न अभी नहीं होता है, अभी विद्युत उत्पन्न नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि कुछ कण इस ओर गति करते तो कुछ कण इस ओर गति करने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं। तो इसके प्रभाव को नष्ट कर देता है। इसके प्रभाव क्या करता है?
इसलिए क्या होगा, ये अभी इसमें विद्युत उत्पन्न नहीं होगा। क्लियर है। लेकिन जब इसमें कोई बैटरी को जोड़ दिया जाता है या किसी विद्युत को जोड़ देते हैं हम, ठीक है ना, ये प्लस हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ देखिए प्लस ये माइनस है। क्लियर है। ये बैटरी का संकेत है, आगे हम पढ़ाएंगे ऐसे। तो देखिए जब इसको में चालक तार में जब हम करंट सप्लाई करने लगते हैं, क्या करते हैं, करंट को सप्लाई करने लगते हैं, तो इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो प्लस की ओर एक व्यवस्थित ढंग से गतिशील हो जाते हैं। मतलब सजे हुए क्रम में क्या होते हैं, इस तरह से क्या हो जाते हैं, गतिशील हो जाते हैं। और एक व्यवस्थित ढंग से गतिशील हो जाने के कारण क्या होता है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो होते हैं इस प्लस की ओर गतिशील हो जाते हैं और इसमें धारा प्रवाहित होने लगता है। धारा प्रवाहित क्या होने लगता है, इस तार से होने लगता है, इस ओर से इस ओर जाने लगता है। अब देखिए आप लोग को बताए थे कि नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज होगा, तो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज को अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करने लगता है। तो यहाँ पर प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन पर कौन सा चार्ज होता है, माइनस चार्ज होता है। तो इसको अपनी ओर क्या करने लगा, आकर्षित करने लगा। और आकर्षित एक व्यवस्थित ढंग से करता है, ऐसा नहीं कि जैसे तैसे कर लेगा, एक व्यवस्थित ढंग से इसको करने लगता है। और ये माइनस वाला जो था ना, ये माइनस को भी हटाना चाहता है कि तुम मेरे पास नहीं आओ, इसको धक्का देता है कि तुम उधर जाओ। और ये एक लाइन में होकर कहाँ जाने लगते हैं, प्लस की ओर गतिशील होते हैं। और जब ये प्लस की ओर गतिशील होते हैं तो धारा जो होता है ना माइनस की ओर निकलने लगता है, किस ओर। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर एक बात यहाँ पूछा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन को विपरीत दिशा में धारा बहती है या नहीं। तो हम बोलेंगे हाँ, इलेक्ट्रॉन की दिशा और धारा की दिशा एक दूसरे को क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे को। देखिए यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन जो हो रहे हैं प्लस की ओर गतिशील है, लेकिन धारा माइनस की ओर गतिशील है कि नहीं है। धारा किस ओर गतिशील है, और इलेक्ट्रॉन, तो धारा जो होता है, धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन की दिशा को अपोजिट होता है, उल्टा होता है, क्या होता है। तो याद रखिएगा ये बात को। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, इसमें अब करंट सप्लाई होने लगा, लेकिन जैसे ही यहाँ से हम कनेक्शन तोड़ते हैं तो ये प्लस चार्ज या आवेश जो उत्पन्न हो रहा था वो खत्म हो गया। आवेश उत्पन्न हुआ नहीं हुआ, तो फिर से इधर उधर घूमने लगता है। अब इसको समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। जैसे कि आप लोग जब बच्चा होंगे, छोटा होंगे, तो स्कूल में लंच होता था तो खिचड़ी मिलता था, मिलता है ना, खिचड़ी अभी भी मिलता है। तो खिचड़ी मिलता है तो आप लोग क्या करते हैं, लंच होने के बाद, लंच जैसे ही होता है वैसे ही फील्ड में जैसे तैसे घूमने लगते हैं, इधर उधर घूमते हैं ना। लेकिन जब खिचड़ी ला करके डब्बा में या कहीं पे बरामदा में रखा जाता है तो आप लोग क्या करते थे, थाली लेकर के लाइन में लग जाते थे, लगते थे ना। तो सेम वही काम यहाँ, इसका इलेक्ट्रॉन जो है जब तक ये विद्युत उपकरण से नहीं जुड़ा, जब तक इसमें विद्युत धारा हम प्रवाहित नहीं करेंगे तब तक इस क्षेत्र में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो होगा इधर उधर घूमते रहते हैं, इधर उधर घूमते रहते हैं। लेकिन जैसे ही इसमें हम करंट को सप्लाई करने लगते हैं, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करने लगते हैं, तो ये जो है व्यवस्थित ढंग से प्लस की ओर गतिशील हो जाती है। तब जाके इसमें क्या होता है, करंट सप्लाई होता है। क्या होता है, तो आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। सेम बच्चा की जैसा ये काम कर रहा है। क्लियर है ना। चलिए आज से क्लास यही समाप्त होता है। अब अगले वीडियो में आप लोग को हम बताएंगे विभवांतर के बारे में। आज क्या क्या पढ़े, आज हम लोग बताए विद्युत विभव के बारे में, 1 वोल्ट के बारे में बताए। विद्युत विभव में हम बताए हैं कि अनावेशित वस्तु का विद्युत विभव 0 होता है, घनावेशित वस्तु का विद्युत विभव धनात्मक होता है, ऋणावेशित वस्तु का विद्युत विभव ऋणात्मक होता है। और बताए हम इसमें कि कोई भी वस्तु विद्युत का चालन कैसे करता है, ये समझा दिए। विद्युत विभव के बारे में समझाएं, 1 वोल्ट के बारे में समझाएं। अब अगले वीडियो में हम लोग समझेंगे विभवांतर के बारे में। विभवांतर क्या है, विभवांतर किसे कहते हैं। आज का क्लास यही समाप्त होता है। थैंक यू।